हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताया था। रेस्पिरेशन का यह सीरीज 3 वीडियो में कंप्लीट होगी। ये मैं सेकंड आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और फर्स्ट स्टेप पर पायरिक एसिड बनता है और फिर पायरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो 2 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। जनरली अल्कोहल भी बनता है, ब्यूट्रिक एसिड भी बनता है, मैलिक एसिड, कुछ भी बन सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है कि तो 2 कार्बन वाले बनते हैं। किसी में 3 वाले भी बन सकते हैं। इसी तरीके से 3 कार्बन वाला हमारे शरीर में भी, ह्यूमन बींग के शरीर में भी तब बनता है जब हम ऑक्सीजन की कम क्वांटिटी को ले रहे होते हैं ब्रीथिंग में, तब लैक्टिक एसिड बनता है। और दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीनों प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब पायरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी एनारोबिक में। और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी जो कंपाउंड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, उसके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कंप्लीटली ऑक्सीडेशन पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कि अगर हम यूं कहूँ कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 6 H2O बनते हैं और 38 ATP बनते हैं, किंतु नेट हमें 36 मिल रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कार्बोहाइड्रेट तो का डिकम्पोजिशन कंप्लीटली होने पर होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आप कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हमारी बुक में एक्टिविटी दी गई है। नई बुक के अकॉर्डिंग 5.1 और पुरानी बुक के हिसाब से 6.1 एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी को हम खुद करके देख सकते हैं। पर एक्टिविटी क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे इस तरीके की। स्कूल में अगर टीचर करवा दे तो बहुत बढ़िया होता है, करवा सकता है टीचर, क्योंकि ये एक्टिविटी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये 2 हमने टेस्ट ट्यूब ली हैं और इन 2 टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या कर दिया है, इसमें अपन ने लाइम वाटर को डाल दिया है। क्लीन लाइम वाटर। क्लीन लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है? क्लीन लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। मैंने आपको बताया था कि उसको स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है और क्लीन लाइम वाटर भी बोला जाता है। बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कार्क लगा देंगे। ये रबड़ कार्क होता है, ये भी आपकी लेब में 100% होगा। रबड़ कार्क लिया, इसमें एक होल कर दिया जाता है रबड़ कार्क में। यहाँ पे एक होल होता है, तो आपका टीचर आपको बताएगा किस तरीके से होल किया जा सकता है, होल किया जाएगा। तो और फिर इसके ऊपर अपन एक ट्यूब लगाएंगे जो कि 90 डिग्री पर बेंट हो। यह भी आपके स्कूल में ट्यूब होगी और उसको आपके टीचर जो है ना बेंट कर देंगे। ट्यूब लगा दी और एक ट्यूब अपन ने इसमें भी लगा दी और इसको भी अपन ने 90 डिग्री पर बेंड कर दिया। 90 डिग्री पर बेंड करके इसको भी लगा दिया। आपको जब आप फिगर बनाएंगे तो देखिए, फिगर बनाते समय में भी आपको बहुत केयरफुल होना है। इसमें मैंने कौन सी मिस्टेक करी, आप सोचिए क्या मिस्टेक हो सकती है। देखिए मिस्टेक मैंने कौन सी करी कि ये जो ट्यूब है मैंने ऊपर तक छोड़ी है, इसको इसके अंदर डिप होना चाहिए, यानी अंदर इसमें मर्ज होना चाहिए, यहाँ तक ट्यूब होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, अपनी ब्रीथिंग के थ्रू, ब्रीथिंग यानी सांस लेना, ब्रीथिंग के थ्रू हम ब्रीथिंग करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाएंगे। यानी हम सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी अपन को प्रूफ हो जाएगा कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फूंक से हमने ब्रीथिंग के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भेजी है। और दूसरा हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन आती है यूज एंड थ्रो वाली, वो या तो
अगर आपको पिचकारी हो उससे भी कर सकते हो, या तो पिचकारी के नोडल्स को लगाओ, या निडल के इस तरीके का जो होता है नोजल उसको इसमें लगा के, और इस तरीके की होती है, और अंदर अपने इस तरीके से कर दिया, और इसको इसके पिस्टन को, ठीक है ना, इसके निडल के पिस्टन को अंदर बाहर करिए, अंदर से करिए, तो बाहर की जो एयर रहेगी, एटमॉस्फेयर की एयर एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर जाएगी। और यहाँ पर दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, फूंक मार के, मतलब ब्रीथ करके आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना है। आप फिर देखिए कि किस में क्लीन लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट फर्स्ट होता है। आप देखेंगे कि हम जो फूंक मार रहे हैं, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, वो वाला टेस्ट ट्यूब, मतलब ये ए वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इसका क्लीन लाइम वाटर फास्टली मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है कंपेयर टू द एयर। उतने टाइम में हमने एयर पास करी है, उसके कंपेरिजन में ये पहले मिल्की लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हम ब्रीथिंग में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में ज़्यादा छोड़ रहे होते हैं। तो यह एक्सपेरिमेंट अपन को एक बात तो यह बताता है। अब इसको कैसे होता है मिल्की लाइम वाटर में, एक बार इक्वेशन लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को मैंने इस तरीके से लिखा है, और इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये एक O इसके साथ हो जाएगा, और इस तरीके से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर वाला बनता है, जिसके कारण अपन को मिल्की दिखाई देता है, और H2O बनता है। तो यहाँ से एक बात तो यह हो गई कि ब्रीथिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, क्लियर। तो एक बात अपनी यह क्लियर हो गई, और ब्रीथिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली एयर से ज़्यादा रिलीज हो रही होती है, मोर रिलीज हो रही होती है, एक एक्टिविटी है। अब दूसरी बात यह है, एक और एक्टिविटी हम देखेंगे कि क्या होता है कि रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल में भी होता है, मीन्स जैसे फिशेस वगैरह हैं वो भी रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल फैक्ट भी बोल सकते हैं अपन, या यूनिवर्सल यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है, यूनिवर्सल बायोलॉजिकल यूनिट है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में रेस्पिरेशन जरूर होता है। मतलब दो चीज़ें होती हैं, ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। मैं अभी वो भी बता रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितने बड़े एनिमल्स हो, सब में रेस्पिरेशन होता है। यानी रेस्पिरेशन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब अपन फिशेस में जो रेस्पिरेशन होता है वो, और जो टेरेशियल हैं यानी जो धरती पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनके रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो अपन देखते हैं। जो टेरेशियल रहते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट जो रहती है वो रेट तो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करना होता है, परंतु ऑक्सीजन लेने के लिए, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, क्या होता है कि आप एक एक्टिविटी को देखिए, रेस्पिरेशन जैसे फिशेस वगैरह है। एक और एक्टिविटी अपन देखते हैं कि एक अपन एक्विलिब्रियम ले रहे हैं, एक्वेरियम ले रहे हैं। एक्वेरियम जो अपने घर में कांच में बना हुआ बर्तन होता है, ये आपकी एक्टिविटी सेकंड है। एक्वेरियम लेंगे तो उसमें आप फिशेस को देखिए, जो फिशेस आपने रखी हैं वो क्या करती हैं, अपने माउथ को, मैं थोड़ा फिश का डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप थोड़ा देखिए। तो ये एक्टिविटी एक्चुअली आपकी थर्ड एक्टिविटी है। अब इसमें देखिए, ये फिशेस आपने अगर देखेंगे कि फिश ऑक्सीजन ले रही होती है, पर फिश ऑक्सीजन किससे ले रही होती है? वो किससे ले रही होती है? वो एयर से ले रही होती है, सॉरी वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन को ले रही होती है। आप थोड़ा ध्यान से एक्वेरियम को देखेंगे। एक्वेरियम जो आपके घर में कांच के बर्तन का, या किसी और आप घर में कहीं और भी कांच का ऐसा बना हुआ रहता है बॉक्स टाइप का, और उसमें अपन पानी भरा हुआ रहता है, आपने कहीं पर ऑफिस वगैरह में भी देखा होगा, और उसमें छोटी छोटी फिशेस होती हैं। तो उसको आप थोड़ा केयरफुली होकर देखिएगा। ये क्या करती हैं, फिश एयर को ले रही होती हैं और
फटाफट मुंह कई बार अपने माउथ को ओपन क्लोज कर रही होती है। उसके साथ साथ ये जो ऊपर का जो भाग है ना, ये फिश का, ये अगर आपने फिश देखी होगी तो उसको ऊपर आप देखा करें, ये भी साथ साथ माउथ ओपन तो ये भी ओपन क्लोज साथ साथ में हो रहे होते हैं, रिदम चल रही होती है। तो ये जो रहती है ना, ये कहलाता है ओपरकुलम कहलाता है। इस ओपरकुलम में अगर आप अंदर के साइड पे देखेंगे तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ढेर सारी ऐसी रेड कलर की, ठीक है ना, रेड कलर की इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको अपन गिल्स कहते हैं। गिल्स होती हैं जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में होती है। तो फिशेस क्या करती है, वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन को ले रही होती है, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है कंपैरेटिवली एयर से। तो इस और जबकि फिश को भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करना होता है, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की नीड होती है। इसलिए फिश को उस 6 मॉलिक्यूल्स को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू और तेजी से ओपन और क्लोज माउथ करना होता है, ताकि पानी को फटाफट ले बाहर छोड़े, ताकि 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले सके। इसलिए फिश में जो ब्रीथिंग की रेट होती है वो 100 से लेके 120 तक की होती है। कुछ फिशेस में और ज़्यादा होती है। जबकि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें ब्रीथिंग करने के लिए जो हमारा ब्रीथिंग रेट होती है वो 12 से लेके 20 पर मिनट होती है, जबकि फिश में 100 से लेके 120 तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, और एक ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की नीड होती है। तो इसलिए वो वाटर को बहुत तेजी से अंदर बाहर करके ऑक्सीजन की इस तरीके से अपनी सप्लाई को कंप्लीट करती है। तो इस तरीके से हमने फिश में देखा कि किस तरीके से जो है रेस्पिरेशन वो करती हैं। एक और हम देखते हैं एक्टिविटी, ये 1.3 थी, एक 1.2 भी है, वो मैं बताना आपको थोड़ा स्लिप हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ। एक टेस्ट टू लेंगे अपन, जैसे पहले भी ये एक्टिविटी, ये जो अपन एक्टिविटी करें ये थी अपनी 6.3, नई बुक के अकॉर्डिंग 5.3। अब जो ये एक्टिविटी बता रहा हूँ वो 5.2 नई बुक के अकॉर्डिंग, और ओल्ड बुक के हिसाब से 6.2। इसमें क्या करेंगे, टेस्ट टू में अपन कुछ फ्रूट्स का जूस ले लेंगे। जैसे आपने ग्रेप्स का जूस ले लिया, ग्रेप्स का जूस लिया या एप्पल का जूस लिया, तो जो जूस लेकर आप क्या करेंगे, इसमें यीस्ट सेल मिला दीजिए, और फिर रबड़ कार्क लगा के, और इस तरीके से इसको फिलहाल एक रबड़ लीजिए और इसमें ये टेस्ट ट्यूब लगाइए, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, ये जो ट्यूब, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में अपन ट्यूब को इसमें डिसोल्व कर रहे थे, ऐड कर रहे थे सॉल्यूशन में, पर ये अब सॉल्यूशन में मर्ज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अपने एक रेड कलर का रबड़ आता है, निर्मी रहता है, जो कि यूज किया जाता है। इस रबड़ को यहाँ लगा के और एक क्लिप लगा दीजिए, और इसको, ताकि जो है ना गैस बने तो बाहर नहीं निकले। फिर क्या करिएगा, आप देखिएगा कि कितनी देर लग रही है, या तो ऐसा करिए क्लिप भी मत लगाइए, क्लिप लगा दीजिएगा, और इसका दूसरा एंड जो है ना लाइम वाटर से कनेक्ट कर दीजिए, और कुछ देर के बाद लाइम वाटर में इसको डिसोल्व कर दीजिए इस तरीके से। कुछ देर के बाद रबड़, ये स्लिप को हटा दीजिए, और फिर देखिए कि कितने समय के बाद ये क्लीन लाइम वाटर जो है मिल्की में कन्वर्ट होता है। तो मतलब ये जो प्रोसेस क्या हो रहा है, आपने यीस्ट सेल डाली है। फिर सुनिए बेटा, आपने इसमें यीस्ट सेल डाली है। यीस्ट सेल कौन सी होती हैं? फंगस होती हैं, फंजाई होती है, जिसको खमीर भी कहते हैं हिंदी में। अपने यीस्ट सेल डाली, अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किंतु फिर भी क्या हो रहा है, इसका रेस्पिरेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जिसके कारण ये जो क्लीन लाइम वाटर है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो क्लीन लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमने 3 बातें अपने आज इस एक्टिविटी के थ्रू समझ ली। अब जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो 38 ATP के रूप में होती है। ये 38 ATP क्या है, अब उसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि जो ATP, मैंने बताया नेट प्रोडक्शन ATP का, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, अपन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से 36 ATP बनते हैं।
दो एटीपी ड्यूरिंग द रिएक्शन यूटिलाइज कर दिए जाते हैं। और अगर यूं पूछा जाए कि रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं तो 38 एटीपी बनते हैं, किंतु नेट कितने बनते हैं तो 36 बनते हैं। अब एटीपी है क्या? एक्चुअली क्या होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। और क्या होता है, जब अपन ये जो एनर्जी निकलती है वो 673 एनर्जी किलो जूल निकलती है। तो एक एटीपी से करीबन एक एटीपी से जो एनर्जी निकलती है वो 30.5 किलो जूल पर मोल निकलती है, ठीक है ना, एक एटीपी से। तो जब एनर्जी जब अपन रेस्पिरेशन कर रहे थे तो एनर्जी जो बनती है ना वो कुछ इस तरीके से स्टोरेज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट, आई मैंने इसलिए लगाया है, चलो इस तरीके लगा, आई यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये इस एडीपी से क्या होता है, बॉन्डिंग बना के मिल जाता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब अपन काम कर रहे होते हैं तो यही एटीपी फिर से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और बना देता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। और जो जब ये टूटता है तो वो एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी हम यूज करते हैं अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मेरे शरीर के अंदर सेल के हर एक सेल के अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोरेज है और मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपसे लेक्चर बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो मेरा एटीपी अब एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मैं फूड मटेरियल खाऊंगा, फिर ग्लूकोज के रूप में एनर्जी आएगी, फिर उसका रेस्पिरेशन होगा और जो एनर्जी निकलेगी वो इसको वापस बॉन्डिंग करने के लिए इंसिस्ट कर देगी और ये एटीपी फिर से बन जाएगा और एनर्जी स्टोरेज हो जाएगी। इस तरीके से एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। अब एनर्जी स्टोर कहाँ पर होती है वो सुनिए। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन दो जगह पर होती है, एक साइटोप्लाज्म में होती है और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो एटीपी बनते हैं, स्टोरेज होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज कर लिए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से वो एटीपी फिर एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका फुल नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ और इसी के रूप में एनर्जी जो है स्टोरेज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका क्या नाम होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये जो है एटीपी के रूप में एनर्जी इस तरीके से स्टोरेज कर ली जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एटीपी का क्लियर हो गया। अब रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया कि सारे एनिमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, परंतु जो हायर एनिमल होते हैं उनमें रेस्पिरेशन ही नहीं होता है, उसमें पहले ब्रीथिंग प्रोसेस भी होती है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कैसे होता है उसको देखिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट बनता है रेस्पिरेशन में और एनर्जी के रूप में स्टोरेज होता है। किंतु ब्रीथिंग प्रोसेस क्या होती है, देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से फिगर से बताना चाहूँगा। अपन ये मान लेते हैं कि ये जो है ना, इतना वाला भाग, इसको अपन मान लेते हैं लंग्स, ठीक है ना, इसको अपन एज्यूमिंग कर लेते हैं ये लंग्स से, इतना भाग अपन लंग्स मान लेते हैं और ये वाला अपन ब्लड सर्कुलेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटा बनाऊंगा इसको, ये ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। और ये अपन मान लेते हैं नीचे वाला भाग अपन मान लेते हैं टिश्यूज है, ठीक है ना। ये क्या है? टिश्यूज है, इसको अपन टिश्यूज मान लेते हैं और ये अपना ब्लड सर्कुलेशन है। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है यहां से लंग्स से लेके, ठीक है ना, इतना लंग्स से लेकर, सॉरी ये यहां तक, ठीक है ना, लंग्स से लेके यहां तक, लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना,
लंग्स प्लस ब्लड बांध देता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन। यहां तक की जो प्रोसेस होती है ना उसको अपन ब्रीथिंग कहते हैं। कैसे? यहां से ये ऑक्सीजन दी जाती है, फिर ये ऑक्सीजन आती है यहाँ पर, फिर ये ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन से यह ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाती है। टिश्यूज में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर लेती है, बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस वाटर H2O और प्लस एनर्जी, ठीक है ना, ATP बना देती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर वो वापस ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बता देता हूँ, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन से फिर लंग्स में आती है और लंग्स से फिर बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ से लेके आप बताइए कि लंग्स से लेके ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा केमिकल कंपाउंड बना? कोई केमिकल कंपाउंड बना? नहीं, बस ऑक्सीजन यहाँ तक आई है और यहाँ से टिश्यू में पहुँचा दी गई, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो पहुँचा दी गई इसमें, ब्लड में, और ब्लड से फिर लंग्स में और बाहर निकाल दी गई। तो जो जो आपकी ये प्रोसेस हुई पूरी, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना लंग्स और ब्लड के थ्रू, इसको अपन कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है ना, ब्रीथिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग प्रोसेस। और ये ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नया केमिकल कंपाउंड नहीं बना है। किंतु टिश्यू के अंदर आपने देखो क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, यानी कि केमिकल प्रोसेस हो रही है। तो इसको कहते हैं अपन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और ये कौन सी है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिकल, क्योंकि इसमें नया कंपाउंड भी बन रहा होता है। तो ब्रीथिंग में और इसमें यह डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग जो है हायर एनिमल की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सबका नहीं होता है। क्लियर? अब ये डायग्राम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब मैं फटाफट आपको इसके डिफरेंस बता देता हूँ क्या है, ठीक है। ब्रीथिंग में और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, 2-3 पॉइंटों से क्लियर कर देते हैं। तो एक साइड पर लिख देते हैं ब्रीथिंग और दूसरी साइड पर लिखते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। डिफरेंस क्या है? यह है फिजिकल प्रोसेस है, शॉर्ट में लिख देता हूं, फिजिकल प्रोसेस। और ये कैसी है? ये बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होती है बस थ्रू किसके? लंग्स एंड, थ्रू लंग्स एंड ब्लड सर्कुलेशन। और इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है? इसमें ATP का प्रोडक्शन नहीं होता है, मैं शॉर्ट में डज नॉट प्रोड्यूस लिख देता हूं, डज नॉट प्रोड्यूस ATP, और इसमें प्रोड्यूस ATP। तो ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में यह डिफरेंस होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यह आज का लेक्चर होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दूसरी बात कि इसके तीसरा पार्ट से ही खत्म हो जाएगा। तीसरे पार्ट में हम लंग्स के स्ट्रक्चर बताएंगे और एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अपन डिफरेंस देख लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।